अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप सबको सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। मुझे कहते हैं सोहा अफसल, मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको भी सलाम। और हमारा साथी हरमीत मौजूद है। हरमीत का रुख करते हैं। आज देखते हैं, तुमने तो बड़ा येलो पहना हुआ है और हरमीत ने क्या पहना हुआ है, वो हमारे भी अभी एक तजस्सुस है, तजस्सुस की बात है, क्यूरियोसिटी है। हरमीत हेलो, क्या हाल चाल है? वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब और सोहा। जारी बात है, डिफरेंट कलर। सोहा को हम देखते हैं कि नए नए कलर्स में तो आती रहती है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि कोई नया कलर हो और नए कलर में हम भी रंगे रहे। बट बहरहाल रऊफ साहब, कल हमने देखा कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ और हम एक ऐसे अजीम, मैं समझता हूँ कि मीडिया इंडस्ट्री के एक ऐसी शख्सियत जो जहां बैठ जाते थे वो शो टॉप पे चला जाता था। वो जहां गुफ्तगू करते थे वो गुफ्तगू वायरल हो जाती, वो जो बात करते थे वो मीम्स बन जाते थे और हमारे चेहरों पे हंसी जो है वो खिलखिलाहट जो है वो फैल जाती थी। तो इस किस्म की उनकी शख्सियत थी और जब ये खबर आई और मैं बिल्कुल शौक हुआ, क्योंकि आमिर लियाकत साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स थे, अच्छे ताल्लुकात थे। हम कभी पार्लियामेंट में आगे अक्सर आते थे तो कभी कुछ ना कुछ बातें हमारी होती रहती, नोक झोंक जो है वो चलती रहती थी। और जब वो पब्लिक टीम का हिस्सा थे तब भी हम यहाँ पे बैठे होते थे और बहुत सारी हमारी जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उन पर बातचीत चलती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कल हमने देखा और जो खबर चली और जिस तकलीफ से वो गुजर रहे थे, उस तकलीफ का शायद हमें भी एहसास नहीं था। और उस चीज़ों को जब हम देखते हैं तो जाहिर बात है कि हम भी इस माशरे को भी देखते हैं तो हम भी बहुत कसूरवार थे कि आज उनकी अगर डेथ हुई है तो कहीं ना कहीं ये माशरा, ये सोसाइटी और उसमें हम भी शामिल हैं कि हमने उसके दुख को नहीं समझा, उसकी तकलीफ को नहीं समझा, उसके हर बात को हमने मजाक के तौर पर लिया। लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे, बहुत ही अफसोस की बात है। अच्छा हरमीत, अगर मुझे लगता है ख़वातीन थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, तो उस इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं कल से ये सोच रही हूँ, मैंने ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया पर भी किया कि आपकी चले 3 बीवियाँ थी जिस टेन्योर में जो आपके साथ रहा हो, 2 आपके बच्चे हों, लेकिन आखिरी आयाम में सोशल मीडिया इतनी जालिम चीज़ है कि वो शख्स जो हमें मरने के बाद अब अपनी जस्टिफिकेशन उसकी यही है कि वो जब वफात उन्होंने पाई तो सर अपने आखिरी आयाम में वो बिल्कुल अकेले थे। अच्छा, मेरी आमिर लियाकत से मुलाकात पहली जो है वो 2001 में हुई थी। बहुत पुरानी मुलाकात है। उन दिनों में अच्छा, जियो जब शुरू हुआ है तो जियो में हम 3-4 लोग थे सिर्फ जो जियो में शुरू में हमने ज्वाइन किया है। ये अक्टूबर 2001 की बात है, 15 अक्टूबर 2001 की, जब अजहर अब्बास साहब, मैं, इमरान असलम, हम जो हैं वो बैठ के प्लानिंग हमने शुरू की। मीर इब्राहिम जो उसके मालिक हैं वो ज़रा बाद में आए थे। उस वक्त हमारी मुलाकात मीर शकील रहमान साहब ने करवाई आमिर लियाकत से। और आमिर लियाकत एक नौजवान आदमी थे। उस वक्त रेडियो प्रोग्राम उनका जो जियो के तहत एक रेडियो प्रोग्राम भी चलता था, रेडियो चैनल भी लिया हुआ था, उसके ऊपर प्रोग्राम किया करते थे। तेज़ तरार ख़बरें देने के लिए माहिर थे, बहुत तेज़ तरार बोला करते थे और बड़े जोशीले आदमी थे उस वक्त। तो बाद में भी रहे लेकिन बड़े जोशीले आदमी थे। तो मैं ये बताता हूँ कि वो कुछ अरसे बाद यानी इन्होंने आना शुरू कर दिया, रोज मिलते थे, लेकिन अभी ये मुतय्यन नहीं किया गया था कि इन्होंने काम क्या करना, इस बात का तयन नहीं किया गया था। तो कुछ अरसे बाद जब हायरिंग शुरू हुई तो आमिर लियाकत को भी ले लिया गया। ज़हन में ये था कि ये बने बनाए न्यूज़ कास्टर हैं। अच्छा, जब कोई न्यूज़ कास्टर नहीं होगा तो इनसे खबरें पढ़वाई जाएंगी। तो इसीलिए जब वो अमेरिका से मंगवाए गए ट्रेनर जिन्होंने आके ट्रेनिंग देनी शुरू की तो आमिर लियाकत भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा मैं भी तरबियत लूँगा। इन्होंने बाकायदा प्रोडक्शन की, कैमरा, सारी तरबियत जो है वो हासिल की और वहीं पे इनकी एंकरिंग का भी जो अंदाज है वो भाग गया लोगों को। ये और निदा फातिमा 2 न्यूज़ कास्टर थे जो सबसे पहले। अच्छा, यू रिमेंबर दैट? हाँ, ये 2 लोग जो थे जो सबसे पहले जिनको न्यूज़ कास्टर के तौर पे आजमाया गया था और ब्रेक मिली थी। तो उस जमाने में न्यूज़ हमारी जो है वो दुबई से पढ़ी जाती थी। तो नासिर बेग चुगताई से एक दफ़ा मैंने कंफर्म किया कि पहला न्यूज़ कास्टर आमिर लियाकत है या निदा फातिमा थी। तो उन्होंने बताया कि जिस फ्लाइट पे 10 बजे से पहले आमिर लियाकत को पहुंचना था वो फ्लाइट 12 बजे पहुंची, तो पहली निदा फातिमा थी और उसके साथ दूसरे न्यूज़ कास्टर जो है मेल। अच्छा, मेल में आप कह सकते हैं कि पहले न्यूज़ कास्टर आमिर लियाकत थे जी। पहले न्यूज़ कास्टर थे। हाँ, पहले न्यूज़ कास्टर थे मेल। उसके बाद ये हुआ कि इनको शिफ्ट कर दिया गया प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग का डिपार्टमेंट उस जमाने में मैं देखता था। तो हमने प्लान किया इनका एक प्रोग्राम
क्योंकि ये मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान में, फ़िरक़ों के दरमियान में, मज़ाहब के दरमियान में भी कहना चाहिए, आलिम ऑनलाइन ये हमांगी का दर्स देते थे, बहुत ज़्यादा ये करते थे कोशिश के हर किसी को स्पेस मिले। तो आलिम ऑनलाइन का प्रोग्राम प्लान किया गया, वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वो प्रोग्राम बेइंतहा पॉपुलर हुआ। एक बात जो मैं पहले भी कुछ चैनल्स पे कर चुका हूँ, कल जब बात हो रही थी, और वो ये है कि आमिर लियाकत बहुत मेहनत करने वाले आदमी था, ट्रेंड सेटर थे सर। हाँ। ट्रेंड सेटर थे, बहुत सारी चीजों का ट्रेंड सेट किया उन्होंने। जितनी भी उनकी रिसर्च है, बहुत अहादीस की हो, सुन्नत के हवाले से हो, आइम्मा कराम के हवाले से हो, सहाबा के हवाले से हो, अहले बैत के हवाले से हो, ये तमाम रिसर्च अपनी खुद किया करते थे। क्या बात है। और इसी बुनियाद के ऊपर उनको हाफजा बहुत अच्छा था, और उस हाफजे की बुनियाद के ऊपर आप ये देखो कि सैकड़ों अशार याद थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी, नात बहुत अच्छी पढ़ते थे, मनकबत बहुत अच्छी पढ़ते थे। बिल्कुल जी, कुछ कहने लगे हरमीत आप? जी रऊफ साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मुझे याद है कि पार्लियामेंट हाउस में जब आदम एतमाद नाकाम हुई थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तब हम भी वहाँ पे मौजूद थे, और इन्होंने जो है एक नात पढ़ी थी, और बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इनकी लाइफ को देखा जाए, कहीं ना कहीं हम सोचें तो वहीद मुराद को अगर देखें तो एक कमाल का उरूज इन दोनों ने पाया। वहीद मुराद के साथ भी यही हुआ कि जब आखिरी आयाम थे तो उनकी बीवी और बच्चे जो है उनको छोड़ के अमेरिका चले गए, आपको तो ज़्यादा याद होगा। इसी तरह अगर हम इनको देखें तो इनके साथ भी वही ट्रेजेडी, क्योंकि अगर आप जिस टेलीविज़न पे ये बैठते थे, जिस प्रोग्राम में ये बैठे थे, तो रेटिंग जो है कमाल की आती थी, और इनके बोलने का जो ढंग था, एक अंदाज था, अपना एक स्टाइल था। और आपकी बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ अशार याद होना ये बहुत बड़ी बात होती है। आपका हिफ्ज़ा इतना कमाल का हो कि आपको हर चीज़ बड़ी याद हो, और हर शख्सियत को आप याद रखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये वाक़या हुआ और बड़ी तकलीफ़ के साथ हुआ, तो हम देख रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी अब ये लोग, वो लोग जिन्होंने जो शामिल थे मुख्तलिफ चीज़ों में, ट्रोलिंग में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, तो आज वो माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि हम एक इंसान को, एक शख्सियत को ऐसे नहज पे पहुंचा देते हैं, हमारा ये माशरा, हमारी ये सोसाइटी, कि वो आखिरकार दम घुटते घुटते उनकी ज़िंदगी जो है वो गवा देता है। तो मेरे ख्याल में इस सोसाइटी में कम से कम दूसरे का मौक़िफ़ भी जानने की ज़रूरत होती है। हम दूसरे का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन आप देखें कि तन्हाई भी इतनी ज़्यादा हो गई कि बच्चे छोड़ गए, बीवियाँ छोड़ के चली गई, एक अकेला आदमी डिप्रेशन से लड़ता हुआ, और उनके ड्राइवर का जो मौक़िफ़ है आपने सुना भी होगा, टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, जिसमें वो ये बार हाँ कह रहे हैं कि मुसलसल जब ये वाक़या हुआ और उसकी जो कुछ ऐसी चीज़ें जो वीडियोस जो थी जब वो वायरल हुई, तो उसके बाद वो रोते रहते थे, और वो सारी रात जो है जागते रहते थे, और बहुत तकलीफ में थे। तो जाहिर बात है उनकी आखिरी जो वीडियो मैंने देखी है जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जी हरमीत, आपको पता है आई नीड टू बी ब्लंट ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसकी बहुत बड़ी पावर है सर। इसके आगे हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे बैठने वाले 4 लोग अगर हमें देख रहे हैं तो वो 4 खानदान हैं। अब सर सोशल मीडिया इतना जालिम है, ठीक है, आप सर फिंगर टिप्स पे गिनवा रहे हैं कि क्या 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 क्रेडिट आमिर लियाकत के उनकी जिंदगी में रहे हैं। वो क्या थे, किसी अच्छे चैनल का वाइस प्रेसिडेंट होना, ARY की बात करें, जियो की बात करें, पब्लिक की बात करें, सर फिंगर टिप्स पे हमारी वो चीजें हैं। लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, ठीक है आप पब्लिक फिगर है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आखिरी आयाम की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हुई उससे दिल बर्दाश्त उन्होंने मैसेज किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूं। सर वो तन्हाई आपको वैसे खा जाती है। ठीक है, अली मोहम्मद खान उनके दोस्त से इल्म नजूम के माहिर भी हैं, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, फोन लाइन पे, इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद। जी वालेकुम सलाम। सर बड़े अफसोसनाक वाक़या हुआ, कल इंतकाल हो गया आमिर लियाकत हुसैन का, आप उनके दोस्त थे, क्या कहिएगा, किस तरह से याद करेंगे उनको आप? जी बस हमारे लिए इंतहाई अंदोनाक और दिल खराश वाक़या है। मैं अब मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था, मुझे दिल्ली सदमा जैसा पहुंचा था कल, वही सूरत हाल थी मेरे लिए, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। लेकिन एक बात जो आमिर भाई में बहुत सारी खूबियात थी, बेइंतहा शफीक इंसान थे, बेइंतहा लोगों का मेरे सामने उन्होंने ऑपरेशन कराया, बेइंतहा लोगों के घरों के राशन चलते थे उनसे, और छुप के वो मदद करते थे। और बहुत बड़ी जो बात उनमें थी वो ये थी कि वो माफ कर देते थे। बहुत से लोग उनके साथ उनको नुकसान पहुंचाते, उनको बुरा भला करते,
जब रिवेंज का वक्त आता तो अक्सर वो जो है ना, जब मैं उनसे बात करता कि जी ये फलाने आदमी ने आपकी ये साथ किया, ये किया, वो कहते हैं माफ कर दो। आप अगर देखें तो उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी तीनों बीवियों को भी माफ कर दिया, और जिन जिन लोगों ने उनके साथ जो किया, और लेकिन लोगों की जो हमारी आवाम है उसकी ट्रोलिंग और लोगों के साथ जो उनको जो दिली सदमा पहुंचा, शौक पहुंचा, और बहुत ज्यादा वो दुखी थे, लेकिन आशिक रसूल थे सबसे बड़ी बात। और इंसान जो हसास इंसान होता है ना, उसके ऊपर लोगों की बातों का बड़ा असर पड़ता है, और अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत करे, उनके बुलंद दर्जात करे। और हमने अपनी पाकिस्तान का मीडिया इंडस्ट्री का, पाकिस्तान के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हीरा जो है वो खो दिया, और जो एक बहुत ही कमजोर किस्म के लोग सोशल मीडिया पे जगह जगह मौजूद हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, और वो सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए अपने चैनल को यूट्यूब पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे चलाने के लिए ट्रोलिंग करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको अमजान तक पहुंचाएगा, और आप लोग देखेंगे कि इसके खिलाफ भी कोई कानून साजी होनी चाहिए। वो आखिर वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे कि प्राइवेट वीडियो जी जी हरमीत। अलीमोहन खान साहब, अगर हम देखें जो लाइफ हमने उनकी देखी और उसके बाद जो अयाम थे या आखिरी जिंदगी के, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में वो दिखाई दे रहे हैं। उसकी जो वीडियो थी वो भी जब वायरल होती थी, तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई एक शख्स भी उनकी लाइफ में होता, चाहे वो बच्चे हों या उनकी एक बीवी हो, तो कम से कम ये डिप्रेशन जो है उसमें कमी होती है? कभी ऐसी हालत में क्या आपसे कोई गुफ्तगू हुई है उनकी कि वो ज्यादा परेशान थे और बिल्कुल वो अक्सर में अपनी जो दिल की भड़ास थी कभी आपसे निकालने की कोशिश की, आपसे बात शेयर करने की कोशिश की? जी मेरे साथ अक्सर बात हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कराची में नहीं थे, वो काफी वक्त के लिए जो है इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, और अभी ये रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही वो कराची आए थे। और बिल्कुल जो आखिरी वक्त था उसमें ज्यादा वक्त उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारा। वो इस्लामाबाद में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मेरे ख्याल से तनाई का शिकार भी थे, किनारा कश भी थे लोगों से, और बहुत अपने जो करीबी जो खूनी रिश्ते हैं उनसे दूरी भी एक वजह थी कि जो आपके करीबी खूनी रिश्ते हैं, ब्लड रिलेटेड हैं, जैसे बच्चे हैं, और वैसे रिश्तों में बीवियां हैं जो उनके साथ मामला हुए, तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि उनको दिली सदमा था, शौक था। और मेरे से उनकी अक्सर बात होती थी, वो जो है ना वो अब जो है रोज़े रसूल जाना चाहते थे, और मदीने में जो है ना वो रहना चाहते थे कि वो अब जो है ना वो वहां जाएंगे। तो लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, आप खुद पब्लिक न्यूज में भी रहे, उन्होंने पब्लिक में भी काम किया, और आप तमाम जो लोग यहाँ काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि उनका रवैया लोगों के साथ कितना हमदर्दाना था, ख्याल करने वाला था, और एक शफीक इंसान थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने पाकिस्तान में इतना बड़ा सफी कोई नहीं देखा। मैं बड़े बड़े लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, लेकिन जो सखावत उनके अंदर थी, लोगों की हेल्प करना, और बगैर किसी फर्क के, बगैर किसी कौम, मसलक, मजहब के फर्क के, और एक लंबे अरसे तक वो गुमशुदा बच्चों की मदद करते रहे, गुमशुदा बच्चों को मिलाते रहे रमजान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन जो लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने उनके साथ किया, ये बहुत ही अफसोसनाक था। और अल्लाह ताला पर हम ये कि दुआ कर सकते हैं, आपसे भी दुआ कीजिए कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। जी इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल ठीक है। बहुत मेहरबानी अली मोहम्मद खान, थैंक यू सर। अच्छा, आखिरी दिनों में पता नहीं क्यों, आखिरी दिनों के दरमियान करियर में ही पता नहीं क्यों क्या वजह है कि आमिर लियाकत ने अपने आप को बहुत कंट्रोवर्शियल कर लिया था, और इसी बुनियाद के ऊपर, कंट्रोवर्सीज की बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ ये ट्रोलिंग हो रही है, या लोग उनके खिलाफ हुए हुए हैं। मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बेपनाह लोग ऐसे हैं जिनकी ज़ाती रंजिशें, लड़ाइयाँ आमिर लियाकत के साथ थीं, और वो अब गुबार निकाल रहे हैं, अपना सारा वो जो है ना गुस्सा अब निकाल रहे हैं। हालांकि सबक हमारे लिए यही है कि जब कोई फौत हो जाए तो हमारे बुजुर्गान भी यही कहते हैं कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। जिस तरह से माफ़ी मांगी आमिर लियाकत ने, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस की बात ये लगती है कि इंसान है, जब इंसान जिंदा होता है तो हम अगर बातें करते भी हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या एक पब्लिक फिगर है जिस तरह सोहा ने कहा, लेकिन अगर हम देखें कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, और मैं हैरान हूँ, परेशान इस बात पे हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं जिसपे मुझे हैरानी है कि ये कौन सा जिगरा, कौन सा दिल रखने वाले लोग हैं कि वो एक मरे हुए इंसान को जिस दुनिया से चला गया है उसको भी नहीं बख्श रहे। यानी हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, बहुत तकलीफ होती है ये सारी चीजें देख के कि कम से कम जो चला गया है उसको तो माफ कर दीजिए भाई। जिसने माफी मांगी, सरेआम आपसे माफी मांगी, कम से कम अब तो माफ कीजिएगा।
वो अब क्या किया जाए, मतलब जहाँ जहाँ वो काम करते रहे, इवन वो चैनल्स भी उनकी कंट्रोवर्सीज चला रहे हैं। ज़रा कुछ जो नेगेटिव पहलू, मतलब शख्सियत के हर एक के होते हैं, कुछ मनफी पहलू भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि खामियों को आप पीछे रख दें, पीछे छोड़ दें, आप खूबियों की बात करें, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप खूबियों की बात कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, आमीन आमीन लियाकत की। हम चलते हैं आज के जो हमारा स्टोरीज की तरफ चलते हैं सर। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि आपने कल बारहा बहुत सारे चैनल्स पे, हमारे अपने चैनल पे भी सर बजट ट्रांसफर है वो चल रही है आजकल, और बजट के लिए पहले कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से। उसके बाद फेडरल बजट जो है वो पेश किया जाएगा, अहदाफ क्या है, तजावीज़ क्या है, हतमी शक्ल दे दी गई है। इस पर डिटेल में आज की टॉप स्टोरीज में हम इस बात को डिस्कस करेंगे सर। इसके अलावा आलमी बैंक ने ग़ज़ाई किल्लत से आलमी कहत फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है, इससे कैसे बचा जा सकता है। कुछ माहिर मुआशियात और माहिर कुछ ऐसे लोग होंगे माहिर इस फील्ड के जो हमारे साथ होंगे इस एक सेगमेंट में, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सर। एक और आगे बड़ी अच्छी अहम खबर है ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन के लिए अज़्म और हिम्मत की आला मिसाल एक ऐसी खातून है जिससे आपकी मुलाकात कराएंगे जो बेसिकली दोनों हाथों से महरूम है और पैर कटे होने के बावजूद भी सर वो जो है बाहिम्मत खातून है। क्या करती हैं ये हम आपसे आज शेयर करेंगे। पाकिस्तान और सर वेस्ट इंडीज़ के माबैन दूसरा वनडे मैच जो है वो आज खेला जाएगा और इसके बारे में भी हम आज में ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक आपको ट्रेलर भी दिखाएंगे, लेकिन वो कौन सा होगा वो एंड में अब्दुल रऊफ साहब बताएंगे। ब्लैक एडम मशहूर फिल्म है जो रिलीज होने वाली है, और द रॉक जो अमेरिकन स्टार हैं वो उसमें काम कर रहे हैं, उसके हवाले से बताएंगे। दो बच्चे आमिर लियाकत के जैसे बात हो रही है, हमने काफ़ी देर पहले भी बात की थी, उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी की, लोगों से भी दरख्वास्त की आमिर लियाकत के। हम और तरफ जाना चाह रहे थे लेकिन क्या करें, जहन जो है वो इतना ज़रा उलझा हुआ है। मेरा तो ख़ास तौर पर चूँकि ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा रहा हुआ है प्रोग्रामिंग के इंचार्ज के तौर पर जब मेरे साथ थे, कुछ बातें गिले, कुछ थोड़ी सी ऐसी नमकीन बातें जहाँ पे नाराज़ी भी हम दोनों के दरमियान में हो गई एक बार, लेकिन यह है कि वो नाराज़ी दूर हो गई इस बुनियाद के ऊपर कि हम दोनों को गले मिला दिया गया, हमने गले मिल लिए, और फिर आमिर लियाकत भी भूल गए, मैं भी भूल गया, और ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हम एक ब्रेक लेनी है सर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात कि इतने सख्त दिल ना हो जाएं आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं किसी की इज़्दिवाजी और पर्सनल ज़िंदगी को लेके कि आप उसको इस नहज पे ले आएँ कि वो तन्हा हो जाए। वो कोई भी आम आदमी हो, कोई पब्लिक फिगर हो, कोशिश करें ज़रा सा अपना दिल नरम करने की। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आज जैसा कि आप जानते हैं बजट पेश किया जा रहा है, और जो हालात हैं उसके तहत यही हमें पता चल रहा है कि ये ज़रा एक मुश्किल बजट होगा। मुश्किल बजट इसलिए होगा कि जिन मुआशी अबतरी के हालात से हम गुज़र रहे हैं उससे फ़िलहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से हम निकल पाएँ, हम डिफ़ॉल्ट ना करें। उसके बारे में तो मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है कि हम बच गए हैं, लेकिन आगे चल के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मुश्किलात अभी नज़र आती हैं, और जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर हमें सही इक़दाम ना किए, अगर हमने सही इक़दाम ना किए तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। बजट किस तरह का होगा? 9500 अरब के करीब का ये बजट कहा जा रहा है, तजावीज़ को शक्ल दे ली गई है। कल इक़्तिसादी सर्वे भी पेश किया गया जिसके तहत ये बताया गया कि अगरचे PTI के दौर में शरह नमू में इजाफा हुआ जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा, लेकिन उसके साथ यह है कि बैरूनी कर्ज़े बढ़े, महंगाई में इजाफा हुआ, और कर्ज़ों का बोझ जो है वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसको हमारी मईशत उठाने के काबिल नहीं है। हमारे साथ शकील अहमद रामे साहब हमारे माशियात मौजूद हैं, उनसे चल के पूछते हैं अहदाफ क्या हैं, क्या करने की कोशिश हो रही है, क्या करने में कामयाबी होगी, और आम आदमी का जो कंसर्न है और वो ये है कि महंगाई किस हद तक होगी, क्या उससे कोई निजात की सूरत मिलेगी नहीं मिलेगी। तो शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर सवाल मैंने बहुत सारे रखे हैं आपके सामने, इन्हीं को देख के ज़रा बताइए हमें अहदाफ क्या है। सबसे पहले तो ये देखा जाए इस साल शरह नमू जो है 5% के करीब कह रहे हैं उसको रखा जाएगा आगे, क्या वो हम पा पाएंगे नहीं पा पाएंगे? उसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो कहाँ होंगे, आम आदमी पे बोझ कहाँ पड़ेगा, इस हवाले से क्या देखते हैं? सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक सेंटेंस में ये कहूँगा, जो अभी बजट मुझे नज़र आ रहा है
इसमें ये सारी की सारी प्लानिंग ये हो रही है हमने कर्जे वापस कैसे करने हैं और नए कर्जे लेने कैसे हैं। यस क्योंकि अभी जो हम पे जो कर्जों का इतना बड़ा बोझ आ चुका है कि जिसको डाइवर्ट करना ही हम अपनी सबसे बड़ी सक्सेस समझते हैं और नया कर्जा मिलना ही उसको हम अपनी सक्सेस समझते हैं। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। ठीक है। इस सिचुएशन में जब हम बजट की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने जो हदफ रखा हुआ है जनाब कि हम ये 7.2 बिलियन ट्रिलियन का जो हमने टैक्स इकट्ठा करना है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्शन बेस क्या है, आया कि हमने ये प्रोडक्शन बेस से टैक्स इकट्ठा करना है या हमने ये सैलड क्लास से इकट्ठा करना है। अगर हम लास्ट ईयर का सर्वे देखें जो इकोनॉमिक सर्वे आया है तो इसमें जो उन्होंने भी ग्रोथ रेट में शो करवाया 5.97%। यस मगर इसमें ये बात नहीं बताई कि इस ग्रोथ रेट को पुश मिला है कंजम्पशन से जो कि 96.2% है। ये बहुत ही एक कह लें कि गैर मुतवाजन किस्म की सिचुएशन होती है जब आपकी इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ है वो कंजम्पशन लेड हो, और ये पाकिस्तान में बहुत सालों से हो रहा है। मसलन 2020 की हम देखें तो चाइना के जो कंजम्पशन थी टोटल वो 54% थी। अब चाइना की इकोनॉमी का साइज देखें और हमारा देखें, हमने टोटल जो है हमारा कंजम्पशन लेड हो चुका है। अब जब कंजम्पशन लेड आपकी ग्रोथ होगी इसका मतलब यह है कि आपके पास आज आके एक दो जगह बचती है सब टैक्स लगा सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्राइम सस्पेक्ट होता है वो होता है आपका सैलरीड क्लास होती है, मिडिल क्लास जो होती है, क्योंकि वो आपके पास रजिस्टर्ड है, आप उस पर टैक्स लगाना शुरू कर देती हैं। और दूसरा ये होता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ चले जाते हैं। मतलब इस तरह अभी भी जैसा प्रपोज किया जा रहा है कि जो ऑडिबल ऑयल है इसकी इंपोर्ट से टैक्स को 2 से बढ़ा के 6% तक कर दिया जाएगा। अगर आप देखें यानी कि पहले जो कि ऑयल की जो घी की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, 200 मोर देन 200 बढ़ी हैं अभी कीमतें रिसेंटली। अगर अब एडिशनल टैक्स आएगा तो डेफिनेटली कीमतें और बढ़ेंगी। इनडायरेक्ट जो उसकी कास्ट पे करेगा वो कॉमन आदमी पे करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरी चीजों की कि यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट की सम्मत है रेवेन्यू जनरेट करने की, अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेवेन्यू पे कंसंट्रेटेड है। हालांकि किसी मुल्क को चलाने के लिए टैक्स रेवेन्यू सारा सही नहीं होता है, आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू क्रिएट करना पड़ता है जिसके लिए आपको स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस है उसको सही तरीके से चलाना पड़ता है। अब देखिए अभी जो चाइना ने अभी 2021 में जो उनका जीडीपी था वो 18.1 ट्रिलियन डॉलर था और उसमें उनकी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थी उनका हिस्सा था 32%। इमेजिन हाउ मच वॉल्यूम दे क्रिएटेड। और यही वजह थी कि जब ये कोविड-19 आया तो यूएस हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो टैक्स पे डिपेंड करते हैं तो उसको नोट छापने पड़े ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, और चाइना के पास ऑलरेडी पैसा था जो उसे निकाल के इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए हमें जो है टैक्स पे सिर्फ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ भी देखना होता है। मगर जो बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो हमारी स्टेट और इंटरप्राइजेस हैं उनको हमने बड़े बुरे हाल में लाके खड़ा कर दिया है। अब ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, हम अभी भी संभल सकते हैं। अगर हम मलेशिया और पाकिस्तान का मुकाबला करें 1970 की दहाई में और अर्ली 80s में मलेशिया को यही प्रॉब्लम थी जो हमें प्रॉब्लम है। उन्होंने अपनी जो स्टेट और इंटरप्राइजेस को कैसे रिफॉर्म किया, कैसे उन्होंने इसको स्पेयर हेड बनाया अपनी इकोनॉमिक रिकवरी का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टिल टुडे। उन्होंने देखे ना एक साथ जो हमारी स्टेट और इंटरप्राइजेस हैं वो सिर्फ लोकल मार्केट में कम्पीट करने के काबिल नहीं रह गई। यस मलेशिया ने उनको कंपेल किया कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करेंगे। 2020 में जो उनका टोटल रेवेन्यू था वो 22 बिलियन डॉलर था इंटरनेशनल मार्केट से। इसी तरह चाइना की मिसाल है। अब देखिए ये संबंध जब तक ठीक नहीं करेंगे आप इर्द गिर्द जितनी मर्जी कहानी आप चलाते रहे आपका कोई फायदा नहीं होना है। अच्छा शकील साहब ये कहिएगा जैसे कि आपने बताया कि अगर लास्ट गवर्नमेंट की बात की जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपने कहा 5.9 थी, दैट इज क्लोज टू 6। कुछ चीज़ें ऐसी जो अप्रिशिएटेबल है, टारगेट और हदफ जो था वो 4.8 का था, लेकिन ये चीज़ें बेहतर हुई हैं जो कि करंट गवर्नमेंट इसको ऑन भी कर रही है और बता भी रही है कि येस ऐसा था कि हमारा हदफ 4.8 का था लेकिन ये हमारे पास 5.9 यानी क्लोज टू 6 आ गई है। आपको क्या लगता है जो आप कह रहे हैं टैक्सेशन के अलावा या सब्सिडी के अलावा जो सख्त फैसले मौजूदा गवर्नमेंट ने करने थे वो कर लिए, इसके अलावा ऐसे कौन से रास्ते हो सकते हैं जिसके बाद इस ग्राफ को बेहतर किया जा सकता है जो हुकूमत वक्त की अहम जरूरत भी है? देखिए मैंने जो अभी पहले बात की है जो 5.97 है ये बेसिकली कंजम्पशन पे है, प्रोडक्शन पे नहीं है। कंजम्पशन तब आती है जब आपके पैसे आते हैं। अब पैसे कैसे आए इससे देखें पिछले 1.5-2 साल में जो कोविड-19 में हमें बाहर से फंडिंग मिली, हमने सास प्रोग्राम के थ्रू बांटी, हमने यहाँ जिस तरह के दूसरे जो कि हमें रिकवरी फंड मिला उसके यानी कि अभी 2021 में हमें जो IMF से 2.5 बिलियन डॉलर का जो रिकवरी फंड में जो हमें लोन मिला था हमने उसको बांटा। अब इन इंडिकेटर्स को लेके हमने अपनी ग्रोथ रेट ऊपर उठा दी। अगर इसी बेस पे चलेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है।
आप इसको यानी कि आप 5% कह रहे हैं कि अगर इन एलिमेंट्स को निकाल दिया जाए तो आप मुझे तो शक पड़ती है कि हम और नीचे आ जाएंगे। क्योंकि आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ वो होती है जो आपकी प्रोडक्शन से आती है। अब देखें डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। हमें जब एग्रीकल्चर की जो बताई गई है जो कि ग्रोथ रेट ऑफ 4.4% और उसमें कहा जी मेजर क्रॉप्स में ग्रोथ शो की है, मगर आप ये नहीं कोई बताता कि हमने इस साल मेज की प्रोडक्शन एरिया बढ़ा दिया, शुगर केन का प्रोडक्शन एरिया बढ़ा दिया, राइस का प्रोडक्शन एरिया बढ़ा दिया, उनकी फसल बढ़ गई। ये तो कोई तीर मारा नहीं हुआ। हमने उसके अगेंस्ट क्या किया, हमने गंदम की जो कि एरिया प्रोटेक्शन उसको कम कर दिया, गंदम की जो कि फसल कम होगी। ये तो एक यानी कि इधर उधर करके यानी कि एक हाई वैल्यू एडेड क्रॉप्स को आपने बढ़ा दिया, दूसरी को आपने पीछे कर दिया। अब देखिए सस्टेनेबल सोल्यूशन ये होता था अगर आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते या उसको सस्टेनेबल बेसिस पे आगे लेके चलते, वो नहीं हो पा। और दूसरी चीज जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात करें, अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी डेटा शो कर रहा है इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किधर से आ रही है। अब देखिए इसका ऑटोमोबाइल, क्या हम ऑटोमोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम तो असेंबल करते हैं और ये कंजम्पशन की तरफ लेके जाती है। अब इसी की वजह से हम देखिए इस साल पे हमारा पेट्रोल की इंपोर्ट कितनी बढ़ गई है। और जो जारी बात है जब इतनी बड़ी आप गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियां SUVs और बड़ी गाड़ियां रोड पे लाएंगे तो उनकी कंजम्पशन कितनी बढ़ाएंगे आपकी पेट्रोल की। और जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जब इंपोर्ट करेंगे तो आपका जो फॉरेन रिजर्व उड़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं हमेशा ये बात करता हूँ हमें ये कंजम्पशन लेड से निकलना पड़ेगा। हमें हमारे पास जो अभी अवेलेबल ऑप्शन है, दो बड़े बड़े अवेलेबल ऑप्शन जिससे गवर्नमेंट फायदा उठा सकती है। एक है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जस्ट आपने उसकी गवर्नेंस ठीक करनी है। आप उसकी गवर्नेंस ठीक करते हैं। आप इसकी मिसाल मलेशिया से पढ़ सकते हैं। चलो चाइना को तो छोड़ दें, हम कहेंगे हमारा डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम है। मलेशिया का तो हमारे जैसा सिस्टम है ना गवर्नेंस का, हम उससे पढ़ सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे उन्हें KPIs डिफाइन किए, कैसे उन्हें पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर से बेस्ट परफॉर्मिंग मैनेजर उठाए, बेची नहीं मैनेजर्स उठाए पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर से जो इसको रिफॉर्म करें, इसको स्ट्रेंथन करें। दूसरा जो है कि हमारा एग्रीकल्चर, इसको हाई क्वालिटी सीड की इस वक्त इंतहाई जरूरत है क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। नंबर 1। नंबर 2 सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारे देखें हमारी जो एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें होती हैं वो सारी पेरिशेबल होती हैं, उनकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम होती है। उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होता है कि रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, कोल्ड स्टोरेजेस हो। हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन आप देखें हम ट्रक पे रख के उसको क्रेटों पे डाल के ला रहे होते हैं, जो स्वाद से सेब पहुंचता है इधर लाहौर तक, वो शेप में नहीं होता कि आप कहें यार इसको मेहमान को पेश कर लें, आपने उसको एक्सपोर्ट क्या करना है। इस तरह की चीजें अगर करें शॉर्ट टर्म में तो हमारी इकोनॉमी को रिवाइवल की तरफ जा सकती है। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें इस वक्त जो हालात हैं, जो बजट पेश किया जाए उसमें जाहिर बात है कि GST, मुख्तलिफ टैक्सेस जो हैं, होल्डिंग टैक्स, सारी चीज़ों को बढ़ाने की जो बात की गई है, जो ये बढ़ेंगे तो एक तो ये बताएगा कि महंगाई में मजीद कितना इजाफा होगा। जिस तरह हर चीज़ में आपने देखा कि बिजली की नरखों में या दीगर चीज़ों में 50 और 45% का इजाफा किया गया है। ऐसे में कल रूस की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें यह भी कहा गया कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत उनसे राब्ता करती है तो हम पेट्रोल देने के लिए, सस्ता पेट्रोल देने के लिए तैयार हैं। तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा या आने वाले दिनों में आप महंगाई को मजीद बढ़ते हुए कितना देख रहे हैं सर? पहले तो मैं ये रशिया वाले सवाल की बात करता हूँ क्यों ये काफी जगह पे होता है। नंबर 1, जो हमारी अभी ट्रेडिशनल मार्केट है जहां से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसका जो डिस्टेंस है वो अराउंड अबाउट 2200 से 2500 नॉटिकल माइल्स है। और जो रशिया का हमारे से डिस्टेंस है बनता है, जो शॉर्टेस्ट बनता है वो मेरा 8500 नॉटिकल माइल्स है। ये अब 4% आपका यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगी। जब अगर 30% वहां से लोअर आता है तो आपको ये पड़ जाएगी। मगर जो इससे भी इंपॉर्टेंट बात है ना सर, आप जो हमें मदद रखनी है, अभी जो रशिया ने यूक्रेन के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने यानी कुछ इलाकों को अनेक्स किया है। अगर हम रशिया के साथ खड़े होते हैं तो कल को हम कश्मीर को कैसे डिफेंड करेंगे? तो लोग कहेंगे जी आपका एक तरफ यानी कि वेस्ट कहेगा आप एक तरफ तो नेक्सेशन हो रही था, आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, अब दूसरी तरफ जो आपके प्रॉब्लम है आप कहते हैं हमारी सपोर्ट करें। तो सारे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमें बड़ा क्या कहते हैं कि बड़ा रीजनेबल होकर चलना है। ये सिर्फ इकोनॉमिक की चीज नहीं है, हमें अपना लॉन्ग टर्म कोर बेनिफिट है कश्मीर हमारा, हम कश्मीर पे कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज अब आपने बात की इन्फ्लेशन की। अब देखिए इन्फ्लेशन जो है कि एक तरफ जी इन्फ्लेशन की बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, अब जो इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं, एक तरफ देखें इन्होंने टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वो भी पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पहले डॉलर बढ़ा, लोगों की जो पैसे की परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई, अब टैक्स बढ़ेगा, परचेजिंग पावर प्लस उनकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। इन दिस सिनेरियो दूसरी तरफ जो चीजों की कीमत बढ़ जाएगी
अब जो बियरेबल कैपेसिटी है लोगों की वो इससे एक्सपैंड कर देगी, उससे बाहर निकल जाएगी। ओके, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। हम जैसे हमने आपसे बात की थी मईशत के हवाले से, हमने बात की बजट आज आएगा, बजट के हवाले से पब्लिक टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन भी प्लान की गई है। इंशाअल्लाह ताला बजट के बाद आप उसको देखेंगे। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि दुनिया ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होने जा रही है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कहत किसी सूरत हाल होगी। ये चीज़ कही गई ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्टस जो शाया हुआ उसके अंदर। इसकी क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान इससे निपटने के लिए किस हद तक तैयार है? पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि जितने भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके उनको फ़ायदा पहुंचाए। बड़ा काम इस हवाले से बहुत अल खिदमत फाउंडेशन का है, जिसके डॉक्टर मुश्ताक मांगिर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी मेहरबानी आपके टाइम के लिए। ये बताइए, दुनिया में मतलब ये कहा जा रहा है कि ग़ज़ाई किल्लत की शिकार अक़वाम होने वाली हैं, पाकिस्तान में भी मतलब ऐसी सूरत हाल है। एक तो ज़रा अपने काम के हवाले से भी बताइए, दूसरे इससे आप कितनी हद तक मतलब आप देखते रहते हैं, ये डेटा देखते रहते हैं जिसके मुताबिक आप प्लान करते हैं कि फिर इलाकों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है हमें ख़ास तौर पर? बहुत शुक्रिया जी। ये सच्ची बात यह है कि आज का ये मौजू जो है ये बहुत ही इग्नोर किया जा रहा है, जबकि सूरत हाल जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है और 2050 तक 9 बिलियन की आबादी हो जाएगी, तो आज से ज़्यादा 40% से ज़्यादा डिमांड फूड की होगी। तो अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये फूड इंडस्ट्री जितनी भी है ये 4 फैक्टर्स इस पे डिपेंड करती है। पहले ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी किसी को वसाइल दिए हैं, ज़मीन है, पानी है, जो भी है। और दूसरा ये है कि हम इसे कितना एफिशिएंटली करते हैं। मतलब हम गन्ना 600 मन पैदा करते हैं, इसी तरह की ज़मीन से एक आदमी 1200 मन पैदा करता है। तीसरा ये कि इसकी जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सॉरी, इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान में भी करते हैं, पास्को है या क्या आज आपने यहाँ पर गन्ने की मिल लगा ली तो काटन खत्म हो गई, काटन की मिल लगा ली तो वो खत्म हो गया, तो वो एक मतलब फैक्टर। जी बिल्कुल, वो चलता है। और चौथा जो फैक्टर इसके अंदर वो आता है वो बुनियादी तौर पर आता है कि हाउ वी कंज्यूम इट, हमारी इसमें कंजम्पशन जो है ना वो किस तरीके से है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं ये कहूँ, और मैं डेटा की बेस पर बात कर रहा हूँ, कि मैं ये कहूँ कि आज दुनिया में कोई फूड की शॉर्टेज नहीं है, तो शायद ये बात अचंभा लगे। लेकिन वो खुद ही अपनी रिपोर्टों में ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर $1 ट्रिलियन के फूड वेस्ट होता है, जो 2 बिलियन टन है, और जो 2 बिलियन लोग जो आज भूख का शिकार हैं उनके लिए काफ़ी है। ठीक है, इस वो साफ कहते हैं। और उन्होंने कहा कि उसके 4 पॉइंट्स पे वो वेस्टेज होती है। पहली हार्वेस्टिंग में वेस्ट होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वेस्ट होती है, फिर जब हम ख़रीदते हैं तो ओवर ख़रीदते हैं या खाना खाते हैं तो उसमें अंदर वेस्ट होती है, और जो लेफ़्ट ओवर है वो अलग उसकी वेस्टेज होती है। और फिर जो लेफ़्ट ओवर है वेस्टेज है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो पैदा होती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें इस बात पे ज़हन में रखने चाहिए। अब हम अल-खिदमत के प्लेटफॉर्म से हम क्या कर रहे हैं? अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में कोई 32 साल पहले इसका आगाज़ किया, तो हमारे बहुत सारे 7 बड़े शोबाजात हैं, जिसकी पानी भी है, ऑर्फन केयर भी है, सारा कुछ इसके अंदर है। तो उसके अंदर एक हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। रादर वो नया तो नहीं है, पानी का तो हम काम कर ही रहे थे, थर के अंदर भी काम किया। हमने वहाँ पे एग्रीकल्चर सोलर सिस्टम लगाना शुरू किया। ठीक है। और थर के अंदर हम ये कि भी हम उसको इतना सोलर सिस्टम देते हैं कि उससे 2-4 खेत भी बन जाए, उसके सिराब हो सकें, और एज वेल एज वहाँ से वो अपनी कोई ना रोजी रोटी भी कमा सके और इलाके के लोग जो है ना वो भी उसमें कर सकें। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा दुरूफ सा इशू बन रहा है। वो इशू जो बन रहा है वो ये है कि दुनिया में 70% एग्रीकल्चर जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। आप लाहौर से रहने वाले, मैं भी जाऊँ, आज से 40 साल पहले 35-40 फुट पे पानी था, वो 150-200 फुट पे पानी, और पीने वाला 600 और 800 फुट पे चला गया। और दिन ब दिन ये डिप्लीट सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, जिस सारी दुनिया में हो रहा है। जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंसी ज़ेर ज़मीन पानी पर बढ़ रही है और वो इनरिच नहीं होता, दोबारा से रिफर्बिश नहीं होता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिर्फ बारिशों की शक्ल में, तो वो उसके वो रिजर्वायर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ने खजाना रखा हुआ है वो भी हमारे हाथ से निकल रहा है। तो हम इसके लिए जो कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर सोलर सिस्टम की तरफ लोगों को लेकर आ रहे हैं कि आप ये काम करें, और उसके साथ साथ हम इस कंजर्वेशन पे भी काम कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर पे भी हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि भी आप जो मस्जिद में वजू और टॉयलेट्स के पानी को अलग कर लें तो वजू का पानी बिल्कुल रिसाइकल आप कर सकते हैं। और हमने ये भी कोशिश की है गो के इसमें बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं की कि भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन टेक्नोलॉजी की मदद से आप कम पानी के साथ किस तरीके से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। ये ड्रिप इरीगेशन है, ये शावरिंग का सिस्टम है, और ये फ्लडिंग वाला जो पुराना हमारा कॉन्सेप्ट था कि खाला खोल दिया और पूरा अब कहीं पे 4 इंच है, कभी 6 इंच है, कभी 2 इंच है। तो ये एक अवेयरनेस का हमारा काम है। हम दो ही काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी इस एग्रीकल्चर को बेहतर करें, और दूसरा ये कि भी जहाँ पर नहीं होता वहाँ पे फूड लेकर जाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरा ये कि अवेयरनेस भी हम क्रिएट कर रहे हैं। सर ये कहिएगा तमाम सूरत हाल में हम मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली तो हमने बात कर ली, लेकिन सरमाकारी में जो कमी है उसकी वजह से जो शरह नमू है सर उसमें कमी जो देखी गई है। हालिया अगर रवा साल की बात करें तो ये जो फैक्ट इन्होंने हमें दी है, जो रिपोर्ट शायद की है 2.9 है, जो कि कह रहे हैं कि इसको स्टेबल में 1 दहाई भी लग सकती है। अगर आप ओवरऑल तमाम ममालिक में जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं तो आपको क्या लगता है जो वजूहात आपने बताई हैं इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें या तजावीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये साल या फिर इस टेन्योर को थोड़ा कम किया जा सकता है और जल्दी ओवरकम कर सकते हैं हम? असल में इसमें बड़ी एक मज़ाक का केस सूरत है कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं और हमारी 60 और 70% के करीब आबादी देहात के अंदर रहती है, और हम हर चीज़ ही इंपोर्ट करते हैं खाने खाने, आलू से हो या प्याज हो या चावल हो या कुछ हो। उसकी जो बहुत बड़ी वजह ये है वो ये है कि हम वो लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी जो रिसर्च होती है, एक आज बीज बनता है 3 साल के बाद वो बीज खत्म हो जाता है, वो दुनिया कहीं से कहीं वो बीज को लेकर चले जाती है, जब वहाँ पे वो डिस्कार्ड हो जाता है तो शायद फिर यहाँ पर आता है। इसलिए हमारी पर एकड़ के जो प्रोडक्शन है वो हमारी बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा ये कि भी हमारी बहुत स्मॉल होल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े ज़िम्मेदार नहीं है, मतलब बहुत कम ज़िम्मेदार बड़े हैं, लेकिन अगर आप यहाँ चले जाएं तो 5 एकड़ 4 एकड़ वो जो अगर मिलजुल कर कारपेट फार्मिंग की तरफ वो खुद ही करना शुरू करें तो बड़े लोग जो हैं उनके पास पैसा भी होता है। तीसरी बात यह है कि ये दुनिया भर में आप चले जाएँ कहीं भी एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो सब्सिडाइज है। अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है। जिस रेट पे हमें गैस इंडस्ट्री को मिलती है उससे 4-5 गुना कम रेट के ऊपर एग्रीकल्चर को मिलती है, अदरवाइज उससे यूरिया बनती है। अदरवाइज तो दुनिया भर के अंदर ये यूरोप में, अमेरिका में, जापान में हर जगह पे ये सब्सिडाइज है। अब सब्सिडाइज जो है ना वो डिपेंडेंसी है, डिपेंड करता है कि रियासत के पास पैसे कितने सब्सिडाइज करने के लिए। इसी वजह से जब बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं वहाँ भी गोश्त और दूध थोड़ा सा ही महंगा है और यहाँ भी उतना ही है, जबकि वहाँ पे एक आदमी की आमदन भी बहुत कई गुना होती है और यहाँ आदमी की आमदन कम है। उसकी वजह सिर्फ सब्सिडाइज करना है। अब वो हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकली डेटा आप देखें अब्दुल साहब तो आप देखें कि जिस साल हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप बम्पर हुई है उस साल हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ा है, क्योंकि हमारा कोई प्लस 45% जो डिपेंडेंसी है जीडीपी की वो हमारी एग्रीकल्चर पर है। अब कई सालों से हमारी खुश्क साली चल रही है तो वो जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमें नहीं मिल रहा, तो सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसकी सब्सिडाइजेशन कर सके। जी आपको आवाज़ आ रही है हरमीत की? जी हरमीत हमारे डॉक्टर साहब हम देखें तो माशी मईशत के हवाले से अगर हम देखें मुश्किलात जो हैं वो पाकिस्तान को अगर हम देखें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर दुनिया को अगर छोड़े, आपने जिस तरह शुरुआत में फरमाया कि ग़िज़ाई क़िल्लत जो है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त अगर हम देखें तो वो आबादी का बढ़ना है। दुनिया के 6 नंबर पे हम आ चुके हैं और ऐसा ना हो कि अनकरीब हम 5वें नंबर भी करीब होते जा रहे हैं। ये कितना इस मसले को कितनी संजीदगी से लेना चाहिए हुकूमत को, हमारी अवाम को, क्योंकि ग़िज़ाई क़िल्लत अगर आबादी बढ़ेगी तो ग़िज़ाई क़िल्लत जो है मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे में मुल्क जिस हालात से दो चार है, तो कैसे देखते हैं हम इन सारी चीज़ों को? सर रमेश साहब बहुत शुक्रिया। इसमें एक फैक्टर और आप ऐड कर लेंगे, वो एक मिडिल क्लास का बढ़ना है हमारे यहाँ। ये सच्ची बात है कि भी पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो जो 1980s में 90s में था उसकी निस्बत तो कम हो गया है। हमारे साथ ही जब बांग्लादेश पाकिस्तान बना था तो बांग्लादेश की आबादी को 3.25 करोड़ थी, हमारी को 3.25 करोड़ थी। अब वो ऐसा ऐसा हम 20 से ऊपर चले गए और वो 20 से नीचे को 16 तक तरफ आ गए। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी मुल्क में होती है तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो ग्रोथ रेट है ये कम हो जाता है।
जब मर्द और ख़वातीन सारे काम करते हैं। जब देहाती स्ट्रक्चर है तो उसमें जो काम नहीं करते। ये फैक्टर अपनी जगह पे है। और मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट है ये काफ़ी पहले की निस्बत 2.5-3-4% की निस्बत, तो ये 4 तो नहीं रहा, 2.5-3 रहा, तो उससे ये कम हो गया। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है ना वो ये है कि जो गरीब आदमी आम लोअर क्लास का, गरीब लोअर क्लास नहीं मैं कहता, उससे गरीब आदमी जो है उसकी जो फूड कंजम्पशन पर डे है वो जैसे ही मिडिल क्लास में शिफ्ट होता है तो उसकी फूड कंजम्पशन जो है ना और बढ़ जाती है। और जैसे ही वो अपर क्लास में जाता है तो उसकी फूड कंजम्पशन जो है ना फर्दर बढ़ जाती है। अच्छा, अब मतलब दुनिया का जो डेटा है उस डेटे में ये है कि ऑन एवरेज 1800 किलो कैलोरीज हर आदमी को डेली चाहिए। तो जो इस वक्त हाईएस्ट किलो कैलोरी कंजम्पशन पर हेड है वो आपकी यूरोप अमेरिका की है, वो 3500-3800 के करीब है, जो बड़े मुल्क हैं। जो उससे नीचे मुल्क आते हैं वो 3000 हैं, जो उससे नीचे मुल्क आते हैं वो फिर कोई मतलब 2500-2200 हैं। हम उस लिस्ट में 132वें नंबर पर हैं और हमारी कंजम्पशन जो है वो 2200-2300 किलो कैलोरीज पर हेड है। एक फैक्टर ये है। लेकिन इसमें एक बड़ी, उस डेटे में एक बड़ी अमेजिंग चीज़ जो है ना वो जापान है। जापान अमीर होने के बावजूद भी उसका जो नंबर है वो 87 के करीब है। अच्छा, अब उससे ज़ाहिर मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि उनकी वेस्टेज नहीं है। खाते तो वो भी उतने ही होंगे लेकिन उनकी वो वेस्टेज नहीं है जिसकी वजह से वो कंजम्पशन। तो ये दो फैक्टर मिलकर ना आगे आ रहे हैं जिसकी वजह से आप ये समझें कि भी हम ये ग़िज़ाई किल्लत का शिकार अपने मुल्क में भी हो रहे हैं। अगर हरमीत साहब आपको भी शादियों में जाने का इत्तेफाक हुआ, इस वक्त ऑन एवरेज ये कैलकुलेटेड है कि 40-50% फूड जो है शादियों में ज़ाया होता है, धर्म छोड़ कर आते हैं प्लेटों में, इससे ज़्यादा। तो ये मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर दुनिया सिर्फ ये नहीं कि एक ही महाज पे काम किया जाए, महाज बहुत सारे हैं। टेक्नोलॉजी का महाज है, लेज़र्स के साथ आपकी लेवलिंग है, बीज है, पानी का सिस्टम है, पेस्टिसाइड है, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो वेस्टेज का एलिमेंट है ना ये क्रूअल है, ये बहुत बड़ा क्राइम है जो हम करते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस इसके अंदर मौजूद हैं कि भी उन्होंने रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा तो उसको जाड़ा साफ करके खाया। और आपने ये भी फरमाया कि जो लोग रिज़्क़ की इज्जत नहीं करते ना, रिज़्क़ उनसे रूठ जाता है, अल्लाह ताला उनको उनका रिज़्क़ बंद कर देता है। तो मैं मतलब मुझे तो यही समझ आ रही है कि जहाँ भी चले जाएँ, जहाँ भी किसी इवन यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान कहीं भी चले जाएँ, जो वेस्टेज ऑफ फूड है जितना हमने खाना होता है उससे ज़्यादा हम ज़ाया करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, दो बातों के ऊपर आपकी तवज्जो जो है वो मतलब आपने जैसे फरमाया, एक तो आपने फरमाया कि हमें इस सूरत हाल से निकलने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, अपनी प्रोडक्शन जो फूड प्रोडक्शन है उसके लिए सीड लेटेस्ट इस्तेमाल करने होंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जहाँ पे कम पानी के साथ ज़्यादा हम मतलब वो फसल उगा सकें। और दूसरे आप जो जैसे फरमा रहे हैं कि वेस्टेज की तरफ मतलब वो हो, तो और इसके अलावा मतलब ये है कि कोई हल नहीं है हमारे पास अगर आम आवाम को बताया जाए कि भाई आप ये दो चीज़ें करें तभी आप बेहतर होंगे। और एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि ख़तरा कितना ज़्यादा महसूस करते हैं आप पाकिस्तान में, कहत साली भी है, कुदरती आफात भी हैं, वो भी मतलब बड़ा मुतासर कर रही हैं। जो कहत साली की सूरत हाल है ना जी, वो मतलब जितनी उसका इंटेंसिटी है ना वो किसी की फीलिंग नहीं है, मेरी भी वो फीलिंग नहीं है, वो डेटा एक्सप्लोर भी नहीं किया जाता। सिंध में देखे ना, अब पानी की किल्लत थी और वहाँ पे खबरें आ रही थी कि जी थर में उसके आसपास के इलाकों में मुर्दे न लाने के वो कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है। ये सूरत हाल। मैं आपकी बात से मैं इससे फर्दर आगे कहना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल है ना उसका हमें कोई सही अंदाज़ा भी नहीं है, जिनको अंदाज़ा है वो इसको बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, इस वक्त सूरत हाल है कि इस साल की गंदम की फसल में हरमीत साहब को भी इसका अंदाज़ा होगा कि 15 से 20 दिन पहले हमारी गंदम पक गई, गर्मी पहले आ गई। अच्छा, अब वो मैंने वो कल भी गया, मैं वहाँ पे काबुल में था तो मैंने दाने को हाथ में रगड़ा तो वो दाना जो है ना इतना सख्त था कि उसमें पानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ठीक है, तो जहाँ 50 मन की एवरेज थी वहाँ 30-35 मन की एवरेज हो। ठीक है, तो ये वो असरात हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चावल को भी डॉक्टर साहब नुकसान पहुँचा है इस बार। किसका मैं वो गंदम जी जी वो सारा कुछ है। हाँ, मैं कल मेरे साथ साहब एक इसका फलों का काम करते थे। उन्होंने कहा ये पहला साल है कि हर फल वाला जो है ना नुकसान में है, जो कुछ उसने खरीदा हुआ है इस अंदाजे से कि इतना फल निकलेगा वो निकले ही नहीं है। और इसकी ये अब मैं मतलब सच्ची बात यह है कि भी दो ही मेरे तो नज़दीक इसके दो ही चीज़ें हैं कि एक तो खुद अपनी अक्ल शऊर और अवेयरनेस आगही को करें जिसमें वेस्टेज कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी की है, सारा कुछ है। तो कुछ अपने खुदा के खौफ, खुदा से भी
कोई ना कोई मदद और तलब करें और रिज़्क़ की इज़्ज़त करना सीखें। जो लोग रिज़्क़ की इज़्ज़त नहीं करते, मैंने सच्ची बात यह है कि वो भी एक काम है कि जो लोग रिज़्क़ की इज़्ज़त नहीं करते। और हमारे यहाँ अरबों में हमारे यहाँ भी सारा कुछ इसी तरह से है कि बहुत सारा खाना वेस्ट कर देते हैं, हालांकि उसे कई लोगों को पेट भर सकता है। तो जो क्लाइमेट चेंज है जी, ये सिर्फ आप तो एक पहलू पर बात कर रहे हैं ना, हरमीत सिंह भी इसी पे पहलू बात कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर की बात करें। ये तो फ्लडिंग है। अब अगर मतलब ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं और सिर्फ 1 फुट या 2 या 3 फुट, अगर किसी भी 3 फुट, मैंने वो किताब पढ़ी, अगर 3 फुट सतह समुद्र बुलंद हो जाती है तो दुनिया को 30-40 ममालिक दुनिया से गायब हो जाते हैं। और वहाँ की आबादी जब माइग्रेट करेगी तो मिलियन पीपल्स होंगे जो वो माइग्रेट करके वो कैंपों में आएंगे और कैंप लाइफ उनको गुजारनी पड़ेगी और कई मुल्क तो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये चीज़ें का जो मेजर रिस्पॉन्सिबल है वो आप यकीन करें कि वो थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है, वो डेवलप कंट्रीज हैं। मेजर कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और जितनी भी ये ग्रीन गैसेस का एमिशन है तो वो उनके ममालिक से होता है। और वो उनको वो अभी बहुत सिर्फ बातें वो होती हैं कि ये हम इसे किस तरीके से कर लें। जब उसको ठीक करने की बात करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाती है कि भी वो कहते हैं कि अच्छा मतलब कल किसने देखा तो चला आ जाए, तो आज तो चीज़ें बन रही हैं तो ठीक हो रही। तो मेरा तो उसका ख्याल है कि ये 2 ही काम है, ये एक तो में वो शऊर आना चाहिए वेस्टेज कंट्रोल का भी, टेक्नोलॉजी का भी, और दूसरा अपने रब से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने रिज़्क़ की इज़्ज़त करनी चाहिए। अपने घर में भी अगर रोटी बच गई तो अगले वक्त खा लें, बजाय इसके कि आप उसे डंप कर दें। और ये हमें एज ए इंडिविजुअल भी करना पड़ेगा, एज ए इंडिविजुअल ही करना चाहिए, फिर ही कलेक्टिव है। खाना शादी में उतना डालें। आपने भी देखा, हमने देखा है कि बिल्कुल कोई खुदा का खौफ नहीं आता कि भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टू सी यू। बड़ी और अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन इसलिए हासिल रही कि बड़ी आम वजूहात तो बता दी कि ये वजूहात है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। पहले हम पानी की किल्लत की बात करते हैं, अब हम खुराक की किल्लत की बात करते हैं, तो इस आदमी कैद साली से बचने के लिए अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आज जैसा कि आप जानते हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान का दूसरा वनडे खेला जाना है। पहला वनडे तो जैसे भी हुआ हमने जीत लिया। एक मौका ऐसा था जहां पे कम अज़ कम मैं बैठे हुए ये सोच रहा था कि ये मैच फंस गया है और शायद वेस्ट इंडीज़ जीत ही ना जाए कहीं, लेकिन खुशदिल शाह ने आखिर में आके जो इनिंग खेली वो वाकई इस काबिल थी कि उसकी बुनियाद के ऊपर कप्तान बाबर आजम जब उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो उन्होंने कहा इसके सही हकदार खुशदिल शाह हैं। मैच में हमारी पहले मैच में खामियां क्या रहीं, उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, आज के मैच में स्ट्रेटजी और प्लान क्या होना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। चौधरी इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। सर पहले मैच में हमें इतने ज़्यादा रन्स देने नहीं चाहिए थे। हमारे 2 मेन बॉलर हारिस रऊफ़ और हसन अली मुसलसल उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर जा रही है ऐसे ही। और मेरे ख्याल में उनकी स्पीड भी काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से उनको इस तरह की पिचेस के ऊपर मारना बड़ा आसान हो जाता है। हारिस रऊफ़ भी कल परसों बहुत मार खा गया। तो एक तो इस हवाले से बताइए कि ये इनकी परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे, फिर बैटिंग की तरफ आते हैं पाकिस्तान। देखिए रोज़ साहब, हमेशा आपको विक्ट्रीज़ के अंदर अपनी डेफिशिएंसीज और लूप होल्स को भी एड्रेस करना चाहिए। जब विक्ट्रीज़ के अंदर होता क्या है कि मोस्टली आप ये सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, पता नहीं चलता क्या क्या आपने मिस्टेक्स की। तो इसमें अगर आपने जैसा बॉलिंग से आपने स्टार्ट किया तो हसन अली जिस तरह हम मुसलसल देख रहे हैं बुरा परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड कप से ये सिलसिलाकार शुरू हुआ और अभी तक नहीं ख़त्म हुआ। काफ़ी लोगों के सीनियर क्रिकेटर्स का था कि इसको बैक करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट ये पाकिस्तान की टीम है। अगर उसके जो आपके 16 का स्क्वाड होता है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अगर कोई फॉर्म नहीं कर रहा या उसकी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म लड़का है तो दूसरे लड़के को चांस दिया जाए। अब उसमें ये था कि आपने हसन अली ने इंग्लैंड में तो अच्छी बॉलिंग कर दी क्योंकि उधर कम पेस के साथ भी गुजारा हो जाता है, जैसे काउंटी खेलने गए थे, बट इंटरनेशनल क्रिकेट किसी भी तरह की क्रिकेट से इंटायरली डिफरेंट है। और हमने देखा जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आए और उनको फिर रन कंसीड हुए। उसके 2 प्रॉब्लम है जो टेक्निकली अगर हम देखा जाए बॉलिंग वाइज, एक तो उनकी लेंथ एक तरह की रहती है, एक आगे पिच करते हैं और सबके लिए बड़ा, जब पेस ज़्यादा हो या मूवमेंट मिल रही हो तो वो तो बड़ी आइडियल लेंथ है बॉलर के लिए, बट अगर आपकी पेस भी कम है और आपके अंदर कोई सीम और स्विंग भी नहीं बॉल कर रहा तो फिर वो बैट्समैन के लिए बड़ा कन्वीनियंट है उसके ऊपर हिटिंग करना। तो वही चीज़ हुई। हारिस रऊफ को भी प्रॉब्लम यही है कि हारिस रऊफ को एज आप ये दे सकते हैं कि वो विकेट टेकर है। विकेट टेकर जब भी होता है वो आपको रन भी कंसीड करता है और न्यू बॉल के साथ उसको हमेशा ही से शुरू से ही उसको जब से
वो इंटरनेशनल सर्किट में भी आया या PSL में भी हमने देखा, तो नए बॉल के साथ वो इफेक्टिव नहीं है। वो सेकंड बॉल के साथ जब पुरानी थोड़ी हो जाती है फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बॉल रिवर्स भी वो करता है और उसकी फिर लेंथ भी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं रहती, तो वो उसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस उसकी नज़र आती है। तो हमने देखा कि 4 आउट भी किए। ज़हीर पाजी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे। अगर हम देखें परफॉर्मेंस की, अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं कि अब कहीं ना कहीं मामले तो ऐसे हुए बॉलर से, लेकिन अगर हम मौसम को देखें, उस गर्मी की शिद्दत को देखें, फिर वहाँ पे आपको याद होगा कि अंपायर जो है उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, अलीम साहब की। आपको नहीं लगता कि इफेक्ट था कहीं ना बॉलर्स पे, उस बॉलर्स को उनकी जो कारकर्दगी होती है उसको भी कहीं ना कहीं वेदर इफेक्ट कर रहा था, ऐसा कुछ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 46-47 के टेम्परेचर में खेलना और अंडर द लाइट्स, वो भी उसकी भी एक हीट होता है जी, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट था। ह्यूमिड भी काफ़ी था। कुछ प्लेयर से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमिड था। जैसे नीम डार का आपने बताया, बिल्कुल ओब्वियसली उनकी तबीयत भी गर्मी की वजह से डिहाइड्रेटेड शायद हो गए, उनको बाहर जाना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां आप आपस में मैच खेल रहे हैं उसी तरह मैच एक गर्मी का भी चल रहा है साथ प्लेयर्स के। और बॉलर्स के लिए आप ठीक कह रहे हैं, इतना रन अप लेना, फिर फील्डिंग भी करना 50 ओवर, बहुत मुश्किल था। बट देखें, बीइंग अ प्रोफेशनल कोई एक्सक्यूज नहीं हम इसको बना सकते। आपने अब इंडोर तो खेलना नहीं ना, एयर कंडीशन में खेलना है, ये ठीक है, मुश्किल चैलेंज है, बट आपकी प्रैक्टिस भी यही की जाती है। आपने 14 दिन का कैंप आपका लाहौर में लगा अभी रिसेंटली, उसमें भी इसी तरह की गर्मी थी। आपको यही चीज़ों को ट्रेन आउट किया जाता है कि आप कस्टमाइज हों वेदर के साथ, कल्चर के साथ। जिस तरह आप इंग्लैंड जाते हैं, आप उसके वेदर के साथ आपने आपको कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बीइंग अ प्रोफेशनल आपको करना पड़ता है। अब जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, हम ये तो नहीं कह सकते उन्होंने अच्छी क्यों की, तो ये अच्छी, वो हमेशा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दे रहा है वो, बड़ी परफॉर्मेंस दी है। हाँ, तो उसमें ये था। और इसी तरह थोड़ी सी बात रहा बैटिंग की भी अगर कर ले हम पैरेलल, बैटिंग में भी बाबर आजम ने, जिस तरह आपने मुझसे परसों क्वेश्चन किया था कि रिकॉर्ड बना पाएगा, हमने कहा था कोई डाउट नहीं लगता कि नहीं बना पाएगा। और उसने माशाल्लाह पहला इंटरनेशनल प्लेयर बना है जिसने 2 दफ़ा 3 सेंचुरियां की हैं, मतलब हैट्रिक की है सेंचुरीज की। 2016 में फर्स्ट टाइम की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और अभी 2 ऑस्ट्रेलिया के और 1 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट करके तो पहले दुनिया के बैट्समैन बन गए। फिर वो विराट कोहली का भी रिकॉर्ड उन्होंने एज ए कैप्टन हाईएस्ट रन स्कोर कर ब्रेक कर लिया, तो मामला का रिकॉर्ड जी उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया। तो ये तो सारी खुशाइन, सारे बॉक्सेस को टिक कर दिया उन्होंने। एक बॉक्स वो कंटिन्यूसली 7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर है, और यही इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं कि वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। कंपैरिजन विराट कोहली के साथ उनका किया जाता है, बिल्कुल बनता है, दोनों दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन विराट कोहली जब तक फॉर्म में थे, 7-8 साल उस बंदे ने जब भी मैच खेली, इनिंग्स खेली, वो टीम को जिता के आता था। वो कभी दरमियान में मैच को हार के नहीं आता। लेजेंड, बड़ा प्लेयर, लार्जर देन लाइफ प्लेयर वही होता है जो इस चीज से जरा बाहर आता अपनी जात से। टीम की बात करते टीम की बात करता है। और बाबर के ऊपर अब डबल ऑनस है, पहले तो एज ए प्लेयर था, अब उसके एज ए कैप्टन भी है, और कैप्टन भी उसे 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। अगर अब बाबर ये चीज नहीं कर पाएगा, चाहे जितने मर्जी वो रिकॉर्ड ब्रेक कर ले। तेंदुलकर देखिए, आज तेंदुलकर के पास सारे रिकॉर्ड है, तेंदुलकर कोई याद नहीं करता, पूरा इंडिया कोहली का नाम लेता है। कोहली का नाम क्यों याद रखा जाता है कि वो मैच विनर है? सबसे पहले आपके कंट्री की विक्ट्री है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है, बिल्कुल ऑब्वियसली करती है रिकॉर्ड की हद तक, बट वो दिलों में, जैसे कहते हैं ना, जगह बनाने वाली वो चीज नहीं छोड़ती। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं, देखिए हम बात कर रहे हैं कि ऐसे इंडिविजुअल तो रिकॉर्ड्स 1, 2, 3 हमने बना ली, और उसके बाद भी टिक लिस्ट हमारे पास है, लेकिन ये फिर इसको हम टीम स्पिरिट तो नहीं कहेंगे ना, बिकॉज अगर आप टीम को नहीं जिता रहे हैं और दिलों में घर नहीं कर रहे हैं, तो आपको लैक और डिफिशिएंसीज कहाँ लगती है? हम इंटेंशन पे तो नहीं चले कह सकते कि ओब्वियसली कैप्टन है, उसकी ख्वाहिश तो होगी की जाए, लेकिन आपको बीइंग अ प्रोफेशनल एक चीज अगर आपसे नहीं हो पा रही तो आपने उसको कवर अप करना है। Why is it so? अगेन उसकी, ये तो कोचेस का काम है ना, उसके साथ खुद अपना वो इतना बड़ा बैट बन चुका है, उसको एड्रेस करनी चाहिए। अगर आप देखें, 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एक इंडिविजुअल गेम खेलते हैं, एक टीम गेम खेलते हैं। एक प्लेयर जिस तरह खुशदिल की बात करते हैं, अब खुशदिल शाह क्या है कि मैंने आउट नहीं होना और मैं 25 गेंदों में 25 बना के जाता हूँ, 100 के स्ट्राइक रेट, पाकिस्तान ने तो हार जाना था। अब जिस तरह उसने 22 गेंदों पे 46-47 किया है और 4 छक्के लगाए, 1 चौका, तो सिंगल हैंडली बाबर ने बड़ी अच्छी स्पिरिट इधर शो की कि एज ए कैप्टन उसको मैन ऑफ द मैच दिया गया, उसने खुशदिल शाह को दिया कि ये डिजर्व करता, मैं नहीं करता। वो बिल्कुल ठीक बात थी, और बड़ापन भी था उनका कि उन्होंने अपने उस प्लेयर को क्रेडिट दिया जिसने मैच जिताया। बट ये हर प्लेयर की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, हर दफा आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते, वी नो कि क्रिकेट के अंदर हर दफा पॉसिबल नहीं है, बट आपको ट्राई करनी चाहिए, आपको इनिंग्स प्लान इस तरह करनी चाहिए कि आप 100 क्यों तो प्लान कर रहे हैं। देखिए, बड़ी एक रियलिस्टिक सी बात है कि आप 100 को हर दफा प्लान कर रहे हैं और 100 में कामयाब हो रहे हैं, बाकी सब रिकॉर्ड्स को प्लान कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। पाकिस्तान की विक्ट्री के लिए क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे आप? अच्छा, एक बड़ा सवाल जल्दी से उसका आंसर ले लें, फिर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा।
जी हरमीत। पाजी, हमने देखा कि मिडल ऑर्डर के हवाले से अगर हम देखें, मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, लेकिन अगर हम देखें तो वो लग ऐसे रहा था कि उनको उसी तरह वो चांस नहीं मिला। उसके बाद मोहम्मद नवाज और शादाब भी आया और उसके बाद हसन अली पैड पहन के वो बिल्कुल तैयार रेडी बैठे थे। इसकी क्या वजूहत? ये सबसे वाइटल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। मैं कल से 2-3 शोज पे ये बात कर चुका हूँ। देखें, आपके पूरे कंट्री के अंदर क्या कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है? जिस तरह परसों भी हम लोगों ने बात की कि हारिस सोहेल की जगह बनती थी। अच्छा चले, पूरे कंट्री के अंदर कोई मिडिल ऑर्डर नहीं था, आपने 2 कीपर खिला दिए। अब जब खिला दिए तो हमारा रऊफ साहब इतनी टिमिड अप्रोच है, हम एज ए नेशन इतने डरपोक हैं कि शायद मेरी कोई जगह ले लेगा। सब जानते हैं कि रिजवान नंबर 1 कीपर है, आप उस बच्चे को कीपिंग करवाते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते। आज आपने उसको खिला के और उसको मैसेज क्या दिया कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम कीपिंग कर सको, तुम बहुत पीछे हो, रिजवान पहले है। एक उसको लेट डाउन इधर किया, फिर बैटिंग में उसका 4th नंबर का स्लॉट था, आपने उसको जब बैटिंग आई उसको चांस देना चाहिए था। वो बच्चा अच्छा खासा प्लेयर है, उसको खिलाते, उसको कहते जाके ट्राई करो। वो इस तरह का नहीं था कि वो रोक के खेलता और फंसता। यस, आपने शदाब को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी, आपने खुशदिल को ज्यादा दी, आपने नवाज को ज्यादा दी, उसको मैसेज दिया कि अभी तुम इंटरनेशनल कमोडिटी नहीं हो। आपने उस बच्चे का सारा कॉन्फिडेंस को पूरे शेल में ले गए। अब आपकी इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, आपको नेपोटिज्म से निकलना पड़ेगा। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आप जितना मर्जी हाइड करें छुपती नहीं है। आप जब दोस्तियां निभाने के लिए जाते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। तो बाबर आजम के ऊपर मैं बार बार कहता हूँ, वो कैप्टन है, कैप्टन ऑफ शिप है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ द कोच पे भी नहीं आती, कैप्टन पे आती है, क्योंकि प्लेइंग 11 का अब राइट भी बाबर को दे दिए गए हैं, तो डिसीजन भी कैप्टन का होता है। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस उस बच्चे को देना चाहिए था। कीपिंग में भी मेरा मानना है, और कोई भी नहीं कहता, अगर मेरा ख्याल है कि बच्चा वो तीनों मैचेस में परफॉर्म भी करता, फिर भी कोई ना कहता कि रिजवान को पीछे करे, क्योंकि रिजवान के पीछे 2-2.5 साल की परफॉर्मेंस है और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। तो इतना थोड़ा रियलिस्टिकली आपको चलना चाहिए। और आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, बटलर, और आपको पता है कि वो दूसरा ब्रेस्टो खेलते हैं, बटलर उनका हमेशा मेन कीपर रहता है। किसी मैच में वो बाहर बिठा देते हैं, कुछ करते हैं, रेस्ट लिया जाता है, बट जैसे ही बटलर आता है, बटलर ही खेलता है। इधर ऑस्ट्रेलिया की आप मिसाल दे दें, इवन न्यूजीलैंड की मिसाल दे दें, तो उनको एक टारगेट किया होता है, उसको प्लान किया होता है। हमारी अप्रोच ये है, किसी लड़के को चांस दिया, हसन अली की मैं मिसाल दूंगा कि हसन अली को क्यों नहीं बिठाया जा रहा। धानी को खिलाएं, धानी अगर परफॉर्म करके तो धानी को बिठाएंगे किस तरह बाहर? देखे ना, बड़ी क्लियर अप्रोच है। अब किसी को बुरा लगता है लगे, लेकिन ये रियलिटी है कि आप अपने बच्चों को जो 16-17 का स्क्वाड आप लेके जाते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसको आप डोमेस्टिक में भेजें, उसे परफॉर्म करके दोबारा आए। चले नहीं आपके अंदर इतनी करे डोमेस्टिक की भेजने की, उसके डगआउट में तो बिठा सकते हैं। जो बच्चा फॉर्म में है उसको तो खिला ले। लेट हिम डू वाली पॉलिसी, लेट हिम प्ले वाली पॉलिसी। अच्छा, जल्दी से क्विकली, मतलब ये है कि आज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी? देखिए, मेरा फिर अभी मानना ये है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई चेंजिंग करेंगे, सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, शायद तीसरे मैच में चेंजिंग करें। मेरा मानना ये है हारिस को थोड़ा अपर, क्योंकि वो ओपनर खेलता है, वो ऊपर खिलाना चाहिए। अगर नहीं भी तो उसको एटलीस्ट बैटिंग देनी चाहिए और कीपिंग में भी चांस देना चाहिए। चेंजिंग तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। और लास्ट इस चीज़ में ये है कि दोनों टीमों ने एक चीज़ देखा है कि सेकंड बैटिंग थोड़ी सी फंसती ज़रूर है, बैट पे आपने देखा बॉल नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ बैटिंग है इस टाइम, दोनों टीम्स की। तो जो भी टॉस जीतेगा, लास्ट टाइम तो छोड़ो मिस्टेक होगी, बट अब जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले कोशिश करेगी बॉलिंग करे, बैटिंग चेस करने को प्रेफरेंस देंगे वो। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। टेक्निकलिटी खैर डिस्कस कर लिए हैं, बट लेकिन हमारा मकसद तो ये भी था कि हम जरा मिलके सेलिब्रेट भी कर लें इस विक्ट्री को। थैंक यू सो मच बीइंग हियर, गुड टू सी यू। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है गाइस, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बड़े मुश्किल मसाइल में घिरे हुए होते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इसके बावजूद माशरे में हमें ऐसे केसेस भी मिलते हैं जो अपनी मिसाल आप होते हैं, हिम्मत की मिसाल होते हैं। इतनी बहादुरी से वो मुकाबला करते हैं हालात का, जिसका जितना भी कहा जाए उतना कम है। ऐसी एक मिसाल फरहीन है हमारे साथ मौजूद, जो दिन के वक्त पढ़ती हैं, अपनी तालीम मुकम्मल करती हैं, शाम को वक्त वो काम करके फूड डिलीवरी करके अपनी तालीम के अखराजात पूरे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहीन, फरहीन से चल के बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि ये इतनी छोटी सी उम्र में दोनों काम कैसे करने का हौसला पैदा हुआ, कैसे कर लेती हो? जी बिल्कुल, आपको जैसे पता है कि मैं बीएस केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो अपनी स्टडीज और घर के जो है खर्चे पूरे करने, अखराजात पूरे करने के लिए जो है जॉब करनी पड़ी मुझे। तो आपको मतलब ये मुश्किल में, जैसे आप 8 घंटे काम करती हो, फिर कॉलेज में भी करती हो, घर पे पढ़ने का टाइम मिल जाता है कुछ?
एक्चुअली मैं शुरू से ही बचपन से जो है लेट नाइट स्टडी की जो है मुझे आदत है। तो दिन में मैं कॉलेज जाती हूँ, शाम में मैं जॉब पे जाती हूँ और रात को स्टडी करती हूँ। अच्छा फरहीन, ये बताएं कि क्या रिस्पांस आता है फैमिली का? खासतौर पे हमने मेल राइडर्स तो बहुत देखे, फीमेल राइडर्स कंपैरेटिवली बहुत कम देखे हैं। जब आप जाती हैं तो लोगों का रिस्पांस क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग काफ़ी हैरान होते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो रास्ते में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काफ़ी तंग करते हैं, लाइक शाउटिंग करते हैं और बोलते हैं वो देख लड़की जा रही है और ये वो, तो ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ मैंने डिलीवरी दी है, जिस जिस लोकेशन पे, उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है। और घर वाले भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा फरहीन, जी फरहीन। जी जी बिल्कुल, घर वाले भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, और आप कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि शुरुआत में कितना मुश्किल था, अब तो आदत पड़ गई है, लेकिन शुरुआत में जाहिर बात है कि बाइक चलाना, राइडिंग करना और फिर ऐसे एरिया में कि जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो शाउटिंग करते हैं, बहुत सारी सी बातें सुनाते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे एक साइड पे रख के आपने ये काम शुरू किया? जी बिल्कुल, बाइक तो मुझे काफ़ी अरसे से चलाना आता है और बहुत अच्छे से चलाना आता है, तो मुझे ड्राइव करने में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टार्ट मैंने अपने भाई के साथ लिया था। मेरा छोटा भाई है, हम दोनों मिलके काम करते थे। 1 वीक हमने इस तरह काम किया, फिर मुझे थोड़ी आदत होगी, मैं यूज्ड टू होगी इस काम के लिए। उसके बाद फिर मैंने अकेले जो है ना जाना शुरू कर दिया था। अच्छा ठीक है। पाकिस्तानी खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए क्या पैगाम दोगी आप? वो निकले जिनकी जरूरत है और काम करें इस तरीके से। जी बिल्कुल, मैं बाकी खवातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने अंदर का जो है खौफ ख़त्म करें। कोई आपको बिल्कुल खा नहीं जाएगा, ठीक है? और आप घर से निकलें और काम करें, अपने काम खुद करें, किसी पे जो है डिपेंड ना करें, इंडिपेंडेंट रहें। इस तरह जो है आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आप खुशी से जो है जी सकती हैं। ठीक है फरहीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लाइक ऑन कॉल विद अस। कि वो जिस तरह से वो बता रही थी ना सारा कुछ, उससे कंक्लूड हम यही करते हैं कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ख़वातीन के लिए अब कोई फील्ड की कोई हद मौजूद नहीं है। आपने जो काम भी करना है मजबूरी के तहत, शौक के तहत, या अगर आप किसी को एज अ पेशा लेके चलना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, जस्ट गो फॉर इट। सर हमारा आज वीक का लास्ट शो है, आपसे लेंगे अब इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। वीकेंड सेलिब्रेट करें, खुश रहें और खुश रहने दें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।